मेरी YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं भाई बहन कहानी, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। तो इस कहानी को पढ़ते हैं, साथ साथ इसकी हम समीक्षा भी करते जाते हैं और आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, कितना मायने रखती है यह कहानी आज के संदर्भ में, इसे भी हम देखते हैं। तो भाई बहन राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है, इसलिए कोई भी रचनाकार समय और परिस्थितियों से चाहे भी तो अपने आप को अलग नहीं रख सकता है। जिस समय भाई बहन लिखी गई वो समय था, देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और हर भारतीय अपने अपने कर्तव्य को अपने तरीके से निभा रहा था, प्रकट कर रहा था। फिर लेखक कहाँ चुकने वाले थे इस अवसर को। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल से ही आरंभ हुआ था। हम पहले बात करते हैं इस कहानी की रचयिता राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने बंग महिला कहकर संबोधित किया था और इनकी रचना दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी कहा था और यह सबसे पहले सरस्वती में 1907 ईस्वी में छपी थी। राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था तथा मृत्यु 1949 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष तथा माता का नाम नीरदवासिनी घोष था। ये बांग्ला में परवासिनी नाम से लिखती थी। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित हुई थी। हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी में सरस्वती में छपी। निबंध इनकी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसके अलावे इनकी बहुत सारी अनुदित रचनाएं भी हैं। भाई बहन कहानी की शुरुआत होती है जब भाई और बहन, जिनकी उम्र 11 वर्ष और 6-7 वर्ष है, यानी भाई की उम्र 11 वर्ष और बहन की करीब 6 या 7 वर्ष के लगभग है, पिता के साथ दोनों किसी मेले में जा रहे हैं। भाई, जिसका नाम हरिराम है तथा ज़्यादा गोरे होने के कारण उसका डाक नाम पड़ गया साहब, और बहन, उसका नाम है सुंदर देई, पर सब उसे सुंदरिया कहकर पुकारते हैं। यहाँ इस बात की चर्चा लेखिका ने नहीं की है कि उससे सुंदरिया कहकर क्यों पुकारते हैं, पर यहाँ भी यह संभव होगा कि वह जरूर सुंदर होगी, क्योंकि इस डाक नाम के पीछे का कारण लेखिका ने बिन कहे ही कह दिया है। सुंदर के पास कुल 1 आना ही पैसा है। 1 आना मतलब 1 रुपये का 1/16 भाग है। आना ब्रिटिश काल में इस्तेमाल होता था, यानी आने का जो महत्व था, जो उसकी कीमत थी, वो अभी के रुपए से ज़्यादा थी। आज की तुलना में आना का महत्व ज़्यादा था, पर इतना भी नहीं था कि सुंदर उससे अपनी पसंद की सारी वस्तुएं खरीद पाती। पर यह उसकी मासूमियत थी कि वह 1 आने में अपनी चाहत की सारी वस्तुएं पा लेना चाहती थी। वहीं हरिराम उससे थोड़ा बड़ा था, थोड़ा समझदार था, होने के कारण पैसे का महत्व वह ज़्यादा समझता था। वह सुंदर की इच्छा और उसकी क्षमता में तालमेल न देख उस पर हंसता कि इसके पास पैसे 1 आना है और यह इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ें खरीद लेना चाहती है अपनी पसंद की, तो वह उस पर हंसता। हरिराम अपने पास ज़्यादा पैसे होने से खुश होकर ज़्यादा वस्तुएं खरीदने की बात का खुश भी हो रहा था कि मैं सारी पसंद की वस्तुएं खरीद पाऊंगा। सुंदर भाई के पास ज़्यादा पैसे होने की वजह से जरा भी विचलित नहीं हो रही थी। यहाँ उसके सही संस्कार की भी चर्चा की गई है, क्योंकि माँ ने उसे यह समझाया है कि भाई बड़ा है और उसे ज़्यादा कुछ मिले तो सुंदर को धैर्य रखना चाहिए। यानी अगर सही संस्कार और समझ बचपन में ही दे दी जाए तो एक अच्छे संस्कार का जन्म होता है, बजाय कि प्रतिद्वंदिता के। यहाँ लेखिका ने एक बहुत गहरा संदेश दिया है कि जो अपने वर्तमान अवस्था से संतुष्ट है वो ही सबसे बुद्धिमान है। मतलब दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति वह होता है जिसमें संतोष नहीं है, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। घटनाक्रम बदलता है। साहब के बड़े भाई श्री राम दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ रहे हैं, तभी साहब और सुंदर वहाँ दोनों आते हैं। श्री राम की किताब में रेलगाड़ी का फोटो देख सुंदर प्रसन्न हो साहब को देखने के लिए कहती है कि देखो ये कितनी सुंदर रेलगाड़ी है। इस बात पर साहब हंसता है। उसकी हंसी में एक व्यंग्य है और वह कहता है ये तो सिर्फ फोटो है, मेरे पास तो चाबी से चलने वाली
रेलगाड़ी है। यह कहकर वह झट से दौड़ कर जाता है और अपना रेलगाड़ी वाला चाबी वाला खिलौना उठाकर ले आता है। सुंदर भी अपनी एक आने में ली गई खिलौना ले आती है। साहब कहता है, मेरी रेलगाड़ी को देखो, ये तो चाबी से दौड़ती है। और इस तरह वह अपनी रेलगाड़ी में चाबी लगाकर उसे चलाकर सुंदर को दिखाता है। इस बात से सुंदर थोड़ी उदास हो जाती है। यह सारा दृश्य और बातें सुन रहे हैं श्री राम। इस दृश्य को देखकर श्री राम से रहा नहीं जाता और उन्हें लगता है कि कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है और साहब का व्यवहार दिनों दिन वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। उसके संस्कार कहीं न कहीं थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि आज ज़रूरत है कि साहब को सही बातें बताई जाए और उसे समझाने का यह समय है, क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चे जैसा संस्कार पाते हैं वैसा ही हो जाते हैं। और ये सब देखकर श्री राम बोल उठते हैं, सुंदर, तुम्हारा खिलौना बहुत सुंदर है। इसके बाद वो साहब से बोलते हैं, तुमने 5 आने बर्बाद कर दिए और दूसरे देश के कारीगर यानी विदेशी को वो पैसे तुम दे आए। पर साहब अबोध था, वह इस मर्म को समझ नहीं पाया कि कैसे मैंने पैसे विदेशी को दे आए। और वह भाई से पूछ बैठता है कि मैंने तो गांव के ही कारीगर को पैसे दिए हैं और उसी से लिया है, रामदीन से। श्री राम फिर साहब को समझाते हैं कि तुमने जिस रामदीन से खरीदे हैं, असल में इस खिलौने को रामदीन ने खुद नहीं बनाया और न ही हमारे देश में एक खिलौना बनाया जाता है, बल्कि यह विदेश में बना हुआ खिलौना है जिसे रामदीन बेच रहा था। और इस तरह तुम्हारा पैसा जर्मनी के कारीगर यानी विदेश चला गया। और एक तरफ जहाँ जर्मनी के लोग, विदेशी लोग पहले से ही काफ़ी अमीर हैं, सुखी हैं, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वहीं पर हमारे कारीगर को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। अगर तुम इनसे खरीदते, इनके सामानों को खरीदोगे तो अपने देश का पैसा अपने देश में ही रह जाएगा और इन्हें कम से कम पेट भर भोजन तो मिलेगा। इसके बाद श्री राम थोड़ा सख्ती से कहते हैं, क्योंकि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को सीख देना वो जरूरी समझते हैं। वे कहते हैं, जो दूसरों को नीचा देखता है असल में वो खुद ही नीचे हो जाता है। जो दूसरे को छोटा समझता है वो खुद उसकी सोच छोटी होती है। तुम गुणी हो पर तुम में अभिमान बढ़ता जा रहा है। शायद ये तुम्हारा साहब नाम जो सभी ने रख दिया है, इस कारण तुम इस तरह से हो गए हो। अब यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि अंग्रेज बहुत गोरे होते थे और भारतीय उन्हें गुलामी के कारण साहब कहकर पुकारते थे। और हरीराम भी बहुत गोरा था, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, इसलिए उसे सब साहब कहकर पुकारते थे और इसी कारण उसमें श्रेष्ठता का भ्रम और अभिमान जड़ पकड़ने लगा था। पढ़े लिखे श्री राम को ये बात समझ में आने लगी थी। वो समझ गए थे कि इसी का नाम के कारण इसका रुझान विदेश और विदेशी की तरफ अभी से बढ़ने लगा है और समय रहते इस पर विराम लगाना जरूरी है, वरना यह भ्रम इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। आगे वे कहते हैं, ये इसी कारण उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए अब से तुम्हें तुम्हारे असली नाम हरि राम से ही पुकारा जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से दोहरा दूं कि वो साहब को कहते हैं कि साहब कहकर तुम्हें पुकारते हैं, शायद इस कारण तुम्हारे अंदर अभिमान बढ़ गया है। तुम अपनी असली स्थिति को भूलते जा रहे हो, अपने देश प्रेम को भूलते जा रहे हो और विदेश और विदेशी चीजों में तुम्हारी रुचि बढ़ती जा रही है। इस बात को वो समझते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम्हारे असली नाम हरिराम से ही पुकारा जाएगा। आगे वे कहते हैं, इस देश में जो लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं वे विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में बंध गए हैं। इस तरह देश और भी गरीबी में डूबता जा रहा है। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे के बाद श्री राम ने इसलिए कहा है, या लेखिका ने हमारा ध्यान दिखाने की कोशिश की है कि वे बताते हैं कि साहब जो हरिराम है वो बहुत बच्चा नहीं है कि उसे समझ नहीं है पैसे का वैल्यू उसको पता है। फिर भी जब वो पढ़ लिख रहा है और समझदारी उसमें धीरे धीरे आने लगी है, यही समय है जब वह अपने रास्ते से भटक सकता था और यही समय सही समय था जब उसे सही शिक्षा दी जाए। आगे युवा वर्ग को नसीहत दी गई है इस कहानी में कि अगर युवा अभी से नहीं समझेंगे तो अपना और अपने देश का नाश कर लेंगे। लड़कपन में जो सीख मिलती है वो ही जीवन की बुनियाद होती है। आगे श्री राम उसे कुछ अच्छा करने की और उपहार का भी प्रलोभन देते हैं। यहाँ यही सीख दी गई है कि उपहार के समान ही एक सीख होती है।
जो अगर सही समय पर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। इसे अगर आज के संदर्भ में हम देखें इस कहानी को, तो ये कहानी यह बहुत मायने रखती है। आज के भी संदर्भ में इतना समय बीत चुका है, पर आज भी बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा देनी जरूरी है, क्योंकि ये युवा ही देश का कल है और देश को संवारना है तो पहले युवाओं की सोच को साफ करनी होगी, उन्हें सही संस्कार देने होंगे, सही दिशा निर्देश देने होंगे और सही शिक्षा सही उम्र में ही देने का सही परिणाम भी आता है। इसी का नतीजा ये हुआ कि हरिराम अब एक नामी गिरामी वकील तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने को प्रेरित करने वाले अगुआ हैं। इस तरह श्री राम भी अपने दिए उपदेश और उसका सुखकारी परिणाम देखकर तृप्त है। बहन भी अपने सद्गुरुओं के कारण सुख से है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखिका ने चुपचाप से एक और समस्या को भी हल्का सा छूकर आगे बढ़ गई है इस कहानी में। वो समस्या है बाल विवाह, क्योंकि 11 वर्ष आयु में ही सुंदर का भी विवाह हो गया था। जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय यह प्रथा काफ़ी जोरों शोरों से इसके दुष्परिणाम थे, जिसकी एक झलक हमें इस कहानी में भी देखने को मिली है। और अंत में यही संदेश है कि युवा वर्ग को कि पहले देश की भले की सोचे, देश रहेगा तब हम सब रहेंगे। विदेशी हमें अपनी वस्तुओं के आदी बनाकर भी अलग तरह से हमें गुलाम बना रहे हैं और फिर हमें ही आंख दिखाते हैं, तो क्यों ना हम आज भी स्वदेशी अपनाएं। यही तो देशभक्ति है। विदेशियों से लड़ने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सीमा पर ही जाया जाए और युद्ध ही लड़ा जाए, हथियार उठाकर ही उन्हें मारा जाए। अपने देश को महत्व देकर, अपने देश की वस्तुओं को महत्व देकर भी हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। और करीब 100 वर्ष पहले लिखी गई यह कहानी आज भी अपना प्रभाव रखती है, अपना महत्व रखती है। और 100 वर्ष बीत जाने के बाद यह अफसोस की बात है कि आज भी हम विदेशी वस्तुओं के गुलाम बने फिर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं उन सरकारों का भी दोष है जिन्होंने यह कोशिश नहीं की कि अपने देश में ऐसी वस्तुएं बनाई जाए कि हमारे युवा, हमारा देश दूसरे देशों पर 70-80% तक निर्भर ना रहे। अगर सारी वस्तुएं हमारे देश में बनती तो हमारा देश आज बहुत तरक्की कर चुका होता, बहुत आगे रहता। तो यह सीख आज भी मायने रखती है और कितने आने वाले समय तक मायने रखेगी यह कहा नहीं जा सकता है, पर हमें उम्मीद है कि हम इस तरह की कहानियों से सीख लेंगे। सिर्फ ये एक विषय के तौर पर पढ़ने के लिए कहानी नहीं है, बल्कि कहानियाँ होती है जो स्कूलों में विषय होते हैं, वो होते हैं हमें अपनाने के लिए, हमें अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं। वे शिक्षा देने के लिए होते हैं, ना कि सिर्फ इम्तहान देकर और उत्तीर्ण होने के लिए आगे की कक्षाओं में जाने के लिए होते हैं। अगर वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ते हैं तो हमारा पढ़ना बेकार है। तो ये उम्मीद है मुझे कि इससे युवा वर्ग बहुत नहीं तो थोड़ी सीख जरूर लेंगे और इस बात के गहराई को समझकर अपने अंदर अपनी देशभक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देशभक्ति का सही मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है एक बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ, जो कि आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।